Hello friends, this is Maxwell Academy and myself Ashish Kumar Pathak, Director and Faculty of Maxwell Academy। तो बच्चों ये है नीट 2025 का पेपर कोड 47। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि नीट का पेपर काफ़ी टफ आया। पहले तो मैं तुरंत सलूशन लगे हाथ, जैसे ही पेपर ख़त्म होता था तुरंत मेरा सलूशन आ जाता था मेरे चैनल पे। आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, अदर पिछले ईयर के ऑलरेडी सलूशन अवेलेबल है वहाँ पे। लेकिन मैंने देखा कि कोई ज़्यादा इधर इंटरेस्ट नहीं लेता, जो है उसको बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग देखते थे। मेरा भी इंटरेस्ट चला गया, एक आध साल मैंने बीच में बनाना ही बंद कर दिया। लेकिन इस बार जब मैंने देखा कि पेपर में जो है नीट की पेपर में बिल्कुल हाहाकार मच गया है कि पेपर बहुत हार्ड है, मैंने देखा। फिर थोड़ा मैंने सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत सारी चर्चाएँ देखी, तो फिर सोचा कि मुझे भी जो है वो जो हार्ड पेपर है, जो उसके सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, कम से कम तो भी उस पर डिस्कस करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। अपने जो जुड़ने वाले हैं या जो जुड़े हुए हैं, कम से कम उनके साथ तो डिस्कस करना चाहिए, जो है। तो क्या है कि ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि जैसे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा में, उसमें 1-1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो वो लोग पागल तो है नहीं कि पेपर आया तुरंत ही सलूशन डालते हैं, नहीं। वो ये एक अवेयरनेस है, वो ये दिखाते हैं कि वो कितने जगे हुए हैं, इसीलिए तुरंत सलूशन बनाकर इंटरनेट पे अपलोड करते हैं और वही मैक्सिमम लोग उसको देख करके उनको बेनिफिट भी होता है। सेम काम मैं यहाँ जलगांव में कर रहा था कि पेपर आया तुरंत सलूशन रेडी किया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। लेकिन उसमें किसी को किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ज़्यादा लोग उसको देखते ही नहीं थे। फिर क्या होता है कि जब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, धीरे धीरे अपना भी इंटरेस्ट निकल जाता है। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत से वो सारे वीडियोस बनाए गए हैं, लेकिन इस बार का पेपर बनाने का उद्देश्य ऐसा है कि ये बहुत हार्ड पेपर आ गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गए, कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जिसमें से 4-5 तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम न पूरा पेपर, क्योंकि पूरा पेपर तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कुछ तो। और जो हार्ड है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसको लोग कह रहे हैं जेईई एडवांस है, कम से कम उतने पर तो डिस्कस कर लूँ। और मैं रुका हुआ था कि कोई तो भी बनाकर भेजेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनकी अर्निंग करोड़ों में है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है जो है कि वीडियो बनाना है या सलूशन देना है। हमारा सलूशन लोग देखें, दूसरे का क्यों देखेंगे। हमारे सीटी का जो है रिज़ल्ट AIR 1 आना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। किसी को कोई इससे लेना देना नहीं है, सब पढ़ा देते हैं। इस बार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पढ़ा के छोड़ देते हैं। और इस बार ज़रा सा पेपर टफ आ गया। जब पेपर इजी आता था तो बायो के लोग सोचते थे मैं भगवान हूँ। केमिस्ट्री के लोग भी बहुत सारा जो है लिख के छापने लग गए थे, अरे भाई बायो केमिस्ट्री में सबके नंबर आते हैं, नंबर किधर नहीं आता फिजिक्स में। तो ऐसा बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स ही आपका रैंक डिसाइड करता है, इस बार भी वही डिसाइड करेगा। तो आइए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को जो है इतना समझ होना चाहिए, जो है क्रिएट करना चाहिए कि अगर कोई 1-1.5 लाख बच्चे रख कर जिसकी नेटवर्थ करोड़ों में है, जो है अगर वो वीडियो बना रहा है, इसका मतलब कि कुछ तो है ऐसा जो वीडियो बना रहा है, जो है। और अगर वही काम मैं इतने छोटी सी जगह पे एक छोटी सी कोचिंग लेकर के कुछ बच्चों के साथ, और अगर मैं आपको वही चीज़, वही सलूशन, वही लॉजिक पर जो है डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको सोचना चाहिए वहाँ पे कुछ है, वहाँ पर कोई अच्छा टीचर होगा जो अच्छा पढ़ाता होगा, उस पर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, जो है। जैसे कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं तो वेट कर रहा था कोई बनाए सलूशन, लेकिन जब किसी का नहीं आया तो मैंने सोचा चलो अच्छा अभी हम लोग ही डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो ये है नीट 2025 पेपर कोड 47, और इसमें बच्चों जो है जो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि सारे क्वेश्चन लगभग तो बहुत ही नॉर्मल है। पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, वो भी NCERT लेवल का है। सेकंड क्वेश्चन भी NCERT लेवल का है, एंड थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक है, NCERT का है। फोर्थ इसका जो है वो भी NCERT लेवल पे है। फिफ्थ भी पूरा बेसिक है, बिल्कुल आप 10th में भी मिल जाएगा आपको ऐसी बातें, और 11th-12th की बुक में मिल जाएंगी। और 6th भी बिल्कुल बेसिक है। सेवन्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर है दिया हुआ है,
एक्चुअली 7th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये इरोडोव की बुक में है जो है। आप अगर आपके पास इरोडोव की बुक है तो आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन ये इरोडोव का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सरल सवाल है। वहाँ के क्वेश्चंस के नंबरों में सबसे इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन अच्छा लॉजिक रखता है। पेपर थोड़ा अच्छा सोच समझकर बनाने वाले ने बना दिया। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन जो है। यहाँ पर उसने दो रजिस्टर लगाए और इधर भी लगाया, यहाँ भी, और इसके बाद फिर वो एक बैटरी से जोड़ देता है। ओके, ये 1 ओहम और यहाँ एक प्लेन वायर। ओके, इधर A इधर B। क्वेश्चन वाला कहता है कि कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 volt is maintained between the point A and B of the circuit shown in the figure. The current through the branch CD of the circuit is, okay, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, 3 एम्पियर, 1.5, 2 एम्पियर एंड 2.5 एम्पियर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो गया 3 ओहम, एकदम बहुत अच्छे से बिल्कुल इजी हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 ओहम और ये कितना है, 2 ओहम। क्लियर? ये क्वेश्चन इरोडोव की बुक में है। आप सेम चैप्टर पे चले जाना, आपको बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल एज इट इज यही के यही सवाल, ऐसा नहीं कि इसकी जैसा, सेम टू सेम। ये जो है इरोडोव का सवाल है, ये इरोडोव का है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है कि द करंट थ्रू द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट इज। बढ़िया। तो आइए देखते हैं जो है यहाँ पर कितने वोल्ट की। पहला काम है हमारा जो है कि हम लोग इसका क्या कर दें, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर आप देखें तो ये दोनों पैरेलल, ये भी दोनों पैरेलल, तो अगर मैं मतलब इसको मैं 1/R1 ले लेता हूँ, इस लेफ्ट वाले को, इसको R2 ले लूँगा, तो 1/1 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3, और ये 3 प्लस 1 4/3। देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/4 ओहम। मतलब जो लेफ्ट साइड वाला था उसका आ गया 3/4, एंड राइट वाले का क्या आ जाएगा, 1/R2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4, 4, और ये 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/4। देयरफॉर R2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4/3 ओहम। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज 3/4 प्लस 4/3। LCM is 12, 3 4 3 जा 12, 9 plus 4 16. This is 25/12. Therefore, R equivalent is equals to 25/12. Clear? आपका R equivalent आ गया। अब यहाँ से आपको क्या कह रहा है कि पता करो कि करंट कितनी होगी। देयरफॉर नेट करंट पास थ्रू द सर्किट I इक्वल्स टू क्या हो गया, V/R इक्विवेलेंट। V कितना, 50 डिवाइड बाई 25 और 12 चला गया ऊपर, ये कट गया, कितना आ गया, 24 एम्पियर बराबर। ये है नेट करंट जो सर्किट से पास करेगी I। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ कट करके करंट दो पार्ट में चली जाएगी, I1 एंड I2। आपको पता है कि इनका जो वोल्टेज होगा पैरेलल है तो सेम होगा। तो आप अगर ऐसे देखें तो आपको पता हो गया कि यहाँ से I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। कई तरीके से आप इसको कई एंगल से सोच सकते हैं। तो पहला काम हमारा है इसका वोल्टेज देख लेना। वोल्टेज के लिए जो है तो पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, दोनों को सेम होगा। तो V1 बराबर V2, V1 इज इक्वल्स टू IR1, तो I1 इज इक्वल्स टू 3I2। यहाँ रख दो आप, I की वैल्यू कितनी 24, I1 इज 3I2 प्लस I2 4 हो गया। तो I2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 एम्पियर। आपको ये पता चल गया कि ये 6 एम्पियर है, और अगर ये 6 है तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 एम्पियर। I1 यहाँ कितना गया, 18 एम्पियर, और इधर कितना गया, 6। ओके, अब जरा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। फिर से यहाँ पे क्या होगा,
सेम। अच्छा, वोल्टेज की जरा देख लेते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो ये कितना हो गया 18 वोल्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना यूज हुआ 18 वोल्ट। फिर इधर कितना यूज हुआ रिमेनिंग 50 में से 18 और प्लस V इक्वल्स टू आई आर, तो I की वैल्यू कितनी है, अच्छा दोनों में सेम, तो 18 हो गया। प्लस इसमें कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग देखें जो है, तो यहाँ पर भी जो है जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो इसमें यूज हो गया, तो 50 में से आपको ये निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 32 वोल्ट। ओके, अच्छा यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो ये करंट यहाँ गई, कुछ तो करंट ऐसे जाएगी, या अभी आपको पता चल जाएगा कैसे जाएगी। तो ये जो यहाँ से जो करंट होके आएगी अभी, तो ऐसा आप मान लीजिए कि कुछ तो इधर से जाएगी, कुछ इधर जाएगी, तो आप देखेंगे कि जो वोल्टेज होगा इधर भी सेम होगा। तो हमें पता चल गया है कि जो भी करंट होगी दोनों करंट का जो सम होगा वो कितना आएगा 24 आएगा। और ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये I3 है और यहाँ वाला ये I4 है, तो ये आ गया 2I3 इज इक्वल्स टू 4I4, मतलब 1 जा और ये 2 जा। और I2 और I3 का जो सम होगा, जो फाइनल यहाँ से आएंगे दोनों, ये I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 का जो सम होगा वो तो 24 ही होना चाहिए। यहाँ से हमें पता चल गया कि I3 इज इक्वल्स टू 2I4। बढ़िया, आप रख दो इधर जो I3 इज इक्वल्स टू 2I4, तो कितना हो गया 3I4 24, तो ये I4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू कितनी हो गई 8 एम्पियर। और तो फिर जो है I4 की वैल्यू कितनी हो गई 8 एम्पियर, और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जस्ट डबल, कितना 16 एम्पियर, क्योंकि I3 इज इक्वल्स टू 2I4, तो 16 एम्पियर। अब अगर इसके वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज क्या आएगा, हमेशा आप देखिए 32 वोल्ट आपने जो पहले निकाल दिया था। अब आप देखो यहाँ से करंट कितनी चली थी 18, यहाँ से कितनी चली है 6, क्लियर। 18 चलकर यहाँ कितनी पहुंची 16, और यहाँ से 6 चलकर यहाँ कितना पहुंचा 8। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ से कुछ आया होगा, मतलब ये जो 18 गया तो 18 में से 16 इधर निकल गया और 2 इधर, और ये 6 और ये 2 दोनों मिलकर क्या हो गया 8। मतलब CD का जो आंसर आएगा करंट पास थ्रू, एकदम आराम से देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ टॉप क्वेश्चंस पर ही डिस्कस करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आप डायरेक्ट चले जाओ, बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। जो है जो बुक रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं, उनके लिए सारे क्वेश्चन अजनबी हैं। जो पढ़ रहे हैं, जिनका बुक के साथ जो है एक अच्छा खासा कांटेक्ट है, रिलेशन है, उनके लिए सारे सवाल एकदम नोन है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक बताता, आप जा करके देख लीजिए, किताब में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो करंट पास थ्रू CD, वायर CD इक्वल्स टू कितना आ गया 2 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा ऐसा लॉजिक वाला था, इसका आंसर आ गया 2 एम्पियर एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये नीट कोड नंबर 47 का जो करेक्ट क्वेश्चन है, वो ऑप्शन है, वो है थर्ड 2 एम्पियर। अब बच्चों इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये 8, ये भी NCERT लेवल है। क्वेश्चन नंबर 9, ये आप NCERT एग्जाम्पलर में चले जाना, डायरेक्ट 13.20 डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगर जो बच्चा NCERT पढ़ता है तो एग्जाम्पलर भी सॉल्व करता है, तो वो उधर आपको ये मिल जाएगा, डायरेक्ट ये सवाल है जो है। इसके बाद 10 नंबर भी NCERT लेवल, 11 नंबर भी NCERT लेवल, ओके। इसके बाद ये आ गया 12 नंबर, ये तो 10th के भी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, बट 11 12th वाले भी करते हैं। 13 भी NCERT लेवल, 14 भी NCERT लेवल, ये तो बहुत बार लोग किया करते हैं, PYQs में भी मिल जाता है। और जो अपना आया 15, ये भी NCERT लेवल जो है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं 16 पे। मैं 16 थोड़ा आपको लगा देता, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे क्या हो, ये नीट के होते हो, तो
वो उनको डिफरेंशिएशन में कुछ दिक्कत आ रही हो। लेकिन ये क्वेश्चन एक नीट वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत हाई प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन जो डायरेक्ट टीचर के कांटेक्ट में है वही कर पाएगा। जो है जितने लोग वीडियो देख करके ये सब सोच रहे हैं कि कर लें, वीडियो वालों से तो असंभव है। जो है वीडियो वाले 50-50 जाकर रुक जाएंगे। हाँ मतलब पक्की बात बता रहा हूँ, जो है वीडियो जो देख के जाएगा वो सोचे कि किसी का वीडियो खरीद लूँगा, मैं वीडियो से पढ़ लूँगा, वीडियो से तो कभी ज़िंदगी में नहीं होना है ना। उसको लगेगा कि हो रहा है बट होगा नहीं। और जो लोग देख रहे हैं और अगर उनको वो हमारा वीडियो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो पहले से जान लें कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं ना, तो जब उनका समय आएगा तो मेरी बात ये नोट कर लें, इसी समय जब देख रहे हैं उसी समय कहीं पर नोट कर लें, डेट डाल लें, तारीख डाल लें। जब उनका टाइम आएगा तो वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस उनको लगेगा कि अपना बहुत अच्छा चल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ होगा नहीं, अंत में उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग टीचर के कांटेक्ट में हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डाउट और सब कुछ इमोशन डिस्कस हो रहे हैं उनके, सारी चीज़ें, तो आप समझ लो कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि आप द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो कह रहा है कि इन अ सम एप्रोप्रिएट यूनिट टाइम t एंड पोजीशन x, relation of the moving particle is given by t equals to x square plus x। क्वेश्चन नंबर है ये जो है 16, ये नीट पेपर कोड 47, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आप देखो फटाफट। मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे dv बाई dt चाहिए। मतलब dv बाई dt के लिए क्या, d बाई dt तो है ही, और v का क्या है, dx अपान dt, मतलब इतनी बार। तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो अगर एक बार करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये हो गया 2x इंटू डी एक्स अपान, मैं t के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, प्लस dx अपान dt। तो बच्चों ये हो गई वेलोसिटी। तो dx अपान dt इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x, और मतलब यहाँ से 1 प्लस 2x आ जाएगा, इंटू इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर dx अपान dt, मतलब यही वेलोसिटी हो गई 1 अपान 1 प्लस 2x, ऐसा। इसके बाद ये आप जो देख रहे हो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x के पावर -1, यही हो गई तुम्हारी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मतलब यही वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल्स टू। अब एक्सेलरेशन पाने के लिए क्या करना है, सिर्फ वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। ये किया तो -1, और ये 1 प्लस 2x की पावर क्या आ गया, -2 इंटू इसके अंदर का फिर से डिफरेंशिएशन, तो वो करोगे तो 0 प्लस 2 इंटू डी एक्स अपान क्या हो गया बेटा, dt। अब ये आ गया a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2v अपान 1 प्लस 2x के पावर 2, और v की वैल्यू क्या आई है फिर से देख लो, ये देखो 1 अपान ये, तो -2 बाई 1 प्लस 2x का क्या हो गया क्यूब, यही है आंसर। तो ये आ गया -2 बाई 1 प्लस 2x पावर 3, डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, एंड 17, ये 16 था, 17 तो डायरेक्ट जो किताब पढ़ता है डायरेक्ट ये ग्राफ रहता है कि इसका कौन सा कौन सा करेक्ट होगा, ओनली ए इज करेक्ट, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन ग्राफ सही होगा, जो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये फोटो करंट हो गया, और ये इंटेंसिटी ये ऐसे जाएगी, और इसका कौन सा सेकंड सही है। इसके बाद है अच्छा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चनों में 18 भी है, 18 पे डिस्कस करता हूँ मैं। अगर आप 18 को देखो तो 18 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चों 18 क्या कहता है, ये वीडियो बच्चों सिर्फ आप लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए था कि अगर आपके आसपास का कोई टीचर अच्छे टफ सवाल सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल है, आपको वहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, नहीं कुछ तो गाइडेंस ही कुछ लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और अपना जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है 100-150 बच्चों की क्लास में, जो है आप समझ लो वहाँ आपका पर्सनल कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पढ़ के कुछ खास फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो, लिमिटेड हो,
जहां आप टीचर से कांटेक्ट में रहो, कुछ उनसे बातें कर पाओ, अपने डाउट डायरेक्ट पूछ पाओ। और टीचर भी कैसा, थोड़ा हम्बल होना चाहिए, एकदम डॉन टाइप का नहीं कि आप उससे बात ही नहीं कर पा रहे हो, एकदम आपको डर लगे जा रहा है, वो भी सही नहीं है। यहाँ पे कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन with a constant force F pulling it towards the origin. If Bohr model is used to describe its motion, the radius r of the nth orbit and the particle's velocity v in the orbit depends on n as. Okay, यहाँ पर उसने साफ साफ कहा है कि कांस्टेंट फोर्स मूव तो कर रहा है, अब पार्टिकल मूव्स, पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स f। ये भी कहीं न कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर कोई एक पार्टिकल है जो इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट force F pulling it towards the origin. The Bohr model is used to describe the motion, the radius r and nth orbit of the and the particles velocity v in the orbit depends on n as। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर उसने साफ साफ बताया पार्टिकल जो मूव कर रहा है, यहाँ पे यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये F बराबर क्या हो गया, mv²/r। अगर ये इसकी रेडियस हो गई तो बच्चों अगर F क्या है, कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, मतलब mv²/r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, F इंटू मतलब F कांस्टेंट इंटू R। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ आपको तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसको नीचे भेजा और R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, v², या फिर और v² इज प्रोपोर्शनल टू R, दोनों में से कोई एक चलेगा। अब बोहर मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है, बोहर जो आपको बोहर बताता है, तो अगर आप बोहर की बात सुने तो क्या कहते हैं बोहर, किसी nth ऑर्बिट के लिए 2πr इज इक्वल्स टू Rn इज इक्वल्स टू क्या, n इंटू 2πRn इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब यहाँ से आप देखो, अगर यहाँ पर बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई, मतलब कि देखना भी तो जो ये हमें क्या लेना है, जो है हमें ये बताना है कि ये इसके किसकी कितने की प्रोपोर्शनल होगा। तो आंसर विल बी हमारा जो है क्या हो जाएगा, नंबर फोर्थ। और यहाँ पर हमारा जो है क्या चल रहा है, मॉडर्न चल रहा है। तो फोर्थ नंबर आंसर पाने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ लैम्डा जो वेवलेंथ है nth ऑर्बिट के लिए, तो वहाँ ये de Broglie वेवलेंथ h अपान क्या हो गया, p इक्वल्स टू m इंटू v इज इक्वल्स टू 2πRn या r चलेगा। तो v इधर आ गई या जो भी, तो यहाँ से r इंटू वी इज इक्वल्स टू n इंटू h अपान क्या आ गया, 2π। ओके, तो आपने यहाँ से देखा है कि r इज प्रोपोर्शनल टू v² एक तरीके से। तो यहाँ मैं अगर मुझे कैसा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और यहाँ 2πm भी रहेगा m, तो ये सब तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने पाया r इंटू वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, n के बारे में बात करनी है, तो जो r है ये v² है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे v² की जगह पे क्या r, तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या, r पावर 1/2। यहाँ अगर मैं रख दूँ तो r पावर कितना हो गया, 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू n, और r इज प्रोपोर्शनल टू n पावर 2/3। देखा आपने, अगर r इज प्रोपोर्शनल 2/3, देयरफॉर v इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ रख देंगे हम लोग n पावर 2/3 पावर 1/2। तो ये चला गया, देयरफॉर v इज प्रोपोर्शनल टू n पावर 1/3। दो बातें आ गई, r is proportional to n to the power 2/3 and v is proportional to 1/3 and option number 4 is correct। ओके, आपने देखा ना कितना आसान है, बस केवल क्या है, जैसे आप सोच रहे थे कि डायरेक्ट लगेगा, वैसा नहीं लगेगा, जो बुक के कांटेक्ट में रहेगा उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर है 19। आप अगर देखो तो 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी पेपर थोड़ा सा लेंदी टाइप का है। ये बच्चों है जो है क्वेश्चन 18, ये है क्वेश्चन नंबर 18।
तो अभी हम लोग क्वेश्चन 19 पे डिस्कस करेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा 4 करेक्ट है इसका, कोड 47, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। हो गई बात, समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, हो गया। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग बात करेंगे जो है। 19 पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 एक डिस्कस करके फिर इसके बाद पार्ट 2 पे भी डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 बनाएंगे। और पार्ट 2 के लिए भी अपने पास 1 और 2 3 बस 3 4 5 क्वेश्चन और समझो आपका पेपर खत्म। बाकी तो सब बहुत इजी हैं। तो इसमें 19 में क्या कहता है कि कोई पार्टिकल है जो, अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा ये बहुत हार्ड है, ये है, कुछ नहीं। जो आपका डेरिवेशन वहाँ दिया हुआ है ना, ये उसी पर डिपेंड है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये यहाँ पर ऐसा बताता है कि इस तरीके से, और ये पार्टिकल यहाँ है, यहाँ वेलोसिटी v0 है, P पॉइंट पे जाके स्लैक हो जाता है, ये एंगल थीटा बता रखा है। तो मान लो बिफोर स्लैकिंग ये इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। तो यहाँ पर दो तरह की बातें, एक तो इसका पार्टिकल का जो मास है वो m है, तो mg एक्टिंग किधर, डाउनवर्ड। तो ये थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये इधर अगर जो आएगा वो क्या आएगा, mg cos 90 माइनस थीटा, मतलब mg sin थीटा हो गया। और इधर क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई r, उसने उसकी रेडियस बता रखी होगी। चलो मान लो रेडियस हमने r ले लिया, तो क्या आ गया यहाँ से, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाई r। ये क्वेश्चन नंबर 19 नीट पेपर कोड 47। तो यहाँ से आपको m से m कैंसिल हो गया, देयरफॉर v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg sin थीटा। ओके, एक ये हो गया। दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा, आप सीधे क्या अप्लाई कर दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, के आई प्लस यू आई इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आता है, के एफ माइनस के आई इज इक्वल्स टू यू आई माइनस यू एफ, मतलब माइनस यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू, आप ऐसा कह सकते हो कि डेल्टा के इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, आपके सामने है। तो बस ये वैल्यू यहाँ रखना चालू करो जो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हाफ m इंटू v0 का स्क्वायर, मतलब के एफ। वैसे आप देखो तो यहाँ माइनस साइन आएगा, मतलब मैं जो फाइनल है, क्योंकि इनिशियल यहाँ ग्रेटर है और फाइनल कम है, तभी तो स्ट्रिंग स्लैक कर रही है। तो इसका जो माइनस आएगा इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस हाफ m इंटू v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन। तो कितना होगा, mg r प्लस ये r cos थीटा और ये r sin थीटा। तो mg r प्लस mg r, ये cos और ये sin। ठीक है बच्चों, m कैंसिल हो गया और यहाँ से m कैंसिल हो गया, 2 हमने ये कर दिया। तो v0 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से m कैंसिल हो गया और 2gr अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1, I mean कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 2gr प्लस 2gr साइन थीटा, ऐसा आया। यहाँ से हमें पता है कि v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, rg साइन थीटा। तो यहाँ से रख देंगे हम लोग, देयरफॉर यही v0 पूछ रहा है, v0 स्क्वायर माइनस कितना आ गया, rg साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2gr प्लस 2gr साइन थीटा। ये उधर चला गया, क्या हो गया, 3 हो गया। तो v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2gr, मतलब अभी आप कॉमन ले लोगे gr, तो 2 प्लस 3 साइन थीटा हो गया।